इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसके लिए मैक्सवेल थ्योरी और उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें बताता है लाइट के वेव नेचर के बारे में। या हम जनरली बात कर रहे हैं कि जो सन से रेज आती हैं उनसे हमें क्या मिलती है, लाइट, है ना। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक, वेव के फॉर्म में जो हमें मिलता है रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक, तो उसके अब हम डुअल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। डुअल नेचर का मतलब, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, डुअल नेचर का मतलब होगा कि दो तरह का नेचर शो करेगा, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर, ठीक। अब अगर हम बात करें पार्टिकल नेचर की, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वेव नेचर के लिए हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे मैक्सवेल की जो थ्योरी थी उसमें हमने स्टडी किया वेव नेचर को, जहाँ पे हमने वेव के बारे में, उसके वेव टर्म्स के बारे में समझा और उसके वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी देखा, ठीक। अब हम यहाँ पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वेव नेचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करेंगे, सबसे पहले स्टडी करेंगे हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की, ठीक। मैक्सवेल की थ्योरी के बाद जो थ्योरी आती है हमारी वो होती है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जिसने इम्प्रूवमेंट किया कि वेव का नेचर क्या होता है और उसमें जो रेडिएशन इमिट होता है वो कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस होता है, और वेव जो होती है वो एनर्जी के पैकेट्स और बंडल्स को लाई करती है, जिनको उसने नाम दिया क्वांटम का, और उसी के बेस पे इस थ्योरी का नाम रखा गया क्वांटम थ्योरी, है ना। तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ा यहाँ सिंपल टर्म्स देखते हैं। तो ये फिगर बने हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर सपोज करो इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे ये जो हाइट है इसको हम देख रहे हैं तो ये 10 मीटर की है ना। यहाँ पे हमने एक बॉल को रखा, ठीक। अब हमने यहाँ से इस बॉल को थोड़ा सा पुश किया, तो पुश करने के बाद ये बॉल यहाँ से होती हुई धीरे धीरे यहाँ तक आएगी, ठीक। तो जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी तो उस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन करते हैं या ये पूछा जाता है कि क्या बॉल 8.67 मीटर वाली डिस्टेंस के पॉइंट को टच करेगी, ठीक, यानी इस डिस्टेंस के पॉइंट को टच करेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्केल पे होगा, ठीक। तो क्या ये बॉल इस पॉइंट को या इस डिस्टेंस को टच करेगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल टच करेगी। क्यों टच करेगी? क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रही है, ठीक है ना। ये किसी भी पॉइंट को छोड़ के नहीं आ रही है, कंटिन्यूअस आ रही है। तो जितने भी यहाँ पे 0 से लेके 10 मीटर तक में जितने भी हमारे पॉइंट आएंगे, चाहे हम कुछ भी ले लें, सपोज करो हमने लिखा 4.5637 मीटर, क्या इस डिस्टेंस वाले पॉइंट को ये टच करेगा? तो हाँ करेगा, क्योंकि यहाँ 0 से 10 तक जब ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है या 10 से 0 तक कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है तो वो सभी पॉइंट को टच करेगा, ठीक। और जब ये सभी पॉइंट को टच करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है इस बॉल का, जिसके थ्रू ये यहाँ से 0 तक आ रही है, ठीक है। कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब कि यहाँ पे वो किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं रही है, सभी पॉइंट उसमें आ रहे हैं, ठीक। अब वहीं पे अगर हम इस फिगर की बात करें और यहाँ पे भी हम सेम बॉल को ले लें और बॉल को फिर हम यहाँ से पुश कर दें, तो उस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे बात करें कि 7.5 मीटर के डिस्टेंस को या पॉइंट को ये टच करेगी, तो अब हमारा जवाब होगा कि नहीं, हमारा आंसर यही होगा कि नहीं करेगी, क्योंकि ये जंप करके सीधा यहाँ आएगी। तो इसके लिए कुछ फाइनाइट पॉइंट ही होंगे या फाइनाइट डिस्टेंस ही होंगी जिसको वो टच करेगा, क्योंकि 10 के बाद 10 के बाद ये सीधा किसको टच करेगा? 8 को, और 8 के बाद किसको टच करेगा? 6 को। तो 8 के बाद 6 को टच कर रहा है तो 7.5 मीटर के पॉइंट को वो टच ही नहीं कर रहा है, ठीक। यानी ये यहाँ पे अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पे जो बॉल होगी वो सभी पॉइंट को टच नहीं करेगी, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट को या कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को ही शो करेगी या टच करेगी, ठीक। तो उस कंडीशन में अगर हम इस वाले केस को देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बॉल है यहाँ पे ये कंटिन्यूअस फॉर्म में ना होके
डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मोशन कर रही है। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। और यहां पे अगर हम देखें तो बोलेंगे कि ये कैसा फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होगा कि कुछ फाइनाइट वैल्यूज ही आएंगे, सभी हमारे नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसका इससे क्या लेना देना है, हम वो चीज इस थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग आगे भी पहले भी पढ़ के आए हैं, चार्ज में पढ़ा था वर्ड क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब था इक्वल और सेम। ठीक, सेम यहाँ पे भी हम क्वांटाइज्ड वर्ड को पढ़ेंगे और क्वांटाइज्ड का यहाँ मतलब क्या होगा उसको इन्हीं फिगर्स की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। The main points of this theory are first the radiation emitted or absorbed by a hot body or any object is not in continuous form but are in discontinuous form of energy। ठीक, तो जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जो सोर्स से हमने कंटिन्यूअस वेव बनाए थे, जो रेडिएशन इमिट होता है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। सेम यहाँ पे भी जो रेडिएशन इमिट होगा, अब वो किसी भी बॉडी के थ्रू कंटिन्यूअस फॉर्म में ना होकर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। ठीक, तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म को अगर अब हम देखें तो कह सकते हैं कि मान लो सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई एक सोर्स ले लिया, यहाँ पे क्या हो गया, ये सोर्स, किसका सोर्स, एनर्जी का, जो रेडिएशन को इमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, तो सपोज करते हैं कि ये रेडिएशन को इमिट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रेडिएशन इमिट हो रहा है वो कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस है, इनके बीच में क्या है, गैप। ठीक, तो अब ये कंटिन्यूअस मैनर ना होके क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस मैनर। ठीक है, या इन्हीं को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस वेव। ठीक, डिसकंटिन्यूअस वेव। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैक्सवेल की वेव थ्योरी को कैंसिल आउट करता है या उसको खत्म कर देता है, जहाँ पे गलत साबित करता है, जहाँ पे वहां मैक्सवेल ने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी एनर्जी को जो इमिट करेगी वो कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में करेगी, है ना। तो ये पॉइंट जो है मैक्सवेल थ्योरी का वो गलत हो गया। और यहाँ प्लैंक्स ने बताया कि जो कोई ऑब्जेक्ट होगा वो एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करेगा, वो डिसकंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वेव को उन्होंने क्यों यूज किया, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस समझ में आ गया। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि कुछ फाइनाइट वैल्यूज ही रखेगा, सभी वैल्यूज को शो
नहीं करेगा। ठीक, एनर्जी emitted or absorbed in the form of small packets or bundles। ठीक, तो जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम। ठीक है, नॉन एज क्वांटम। ठीक, जैसे सपोज करो, अब एक बार फिर से हम वो फिगर बनाते हैं यहाँ पे जो ही बनाया था। जैसे ये हमारा सोर्स है और अब ये हमारे डिसकंटिन्यूअस वेव हो गए। ठीक, तो जो डिसकंटिन्यूअस ये फॉर्म है हमारे वेव के, ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स। जैसे ये हमारा ये इतना, ये क्या हो गया एक पैकेट, ये क्या हो गया दूसरा पैकेट, तो इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं क्वांटम। ठीक है, तो जो रेडिएशन इमिट होता है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, उसमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वांटम। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, द energy associated with each quantum, the energy associated with each quantum is proportional to the frequency of radiation। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अगर हम बात करें सन रेज की, जो सन की रेज आ रही हैं उनकी भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, ऐसे ही जब भी कोई रेडिएशन इमिट होता है, जैसे सोर्स है और ये रेडिएशन को इमिट कर रहा है ना, तो जो ये रेडिएशन इमिट हो रहा है इसकी भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, और यही फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, जहां पे हम लोग मानते हैं कि एनर्जी जो होती है क्वांटम में, जैसे ये एक क्वांटम हो गया हमारा, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के। यानी किसी भी सोर्स का रेडिएशन जो इमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसके लिए जो क्वांटम होंगे उनकी एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करते हैं हम एक कांस्टेंट से। ठीक, जिसके बिहाफ पे एनर्जी की इक्वेशन हो जाती है E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर H is a constant known as Planck's कांस्टेंट। ठीक, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमारी होती है H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 किलो जूल इंटू सेकेंड। और या फिर इसी को हम लिख सकते हैं
h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू पावर 31 है ना, 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक, या इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू पावर -27 और ये हमारी होती है आर्गुमेंट। ठीक है, तो h की ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं जो हम यूनिट के बेस पे इनको किसी भी न्यूमेरिकल में पुट कर सकते हैं। ठीक,